सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो कहानी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, उस कहानी का नाम है एक छलावा या हकीकत। इस कहानी को मैं आपके साथ दो भागों में साझा करूंगा। तो पेश है कहानी का पहला भाग, और कहानी है एक छलावा या हकीकत। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपके सामने दो सवाल रखता हूं, और जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे, आपको ना सिर्फ इन सवालों के जवाब मिलेंगे, बल्कि कहानी की शुरुआत में इन सवालों का जो उत्तर आपके दिमाग में होगा, या जो जवाब आपके जहन में तैर रहा होगा, यकीन मानिए कहानी खत्म होते होते तक वो जवाब पूरी तरह बदल जाएगा। तो पहला सवाल है कि क्या थोड़ी सी इज्जत, थोड़े से अपनत्व और सिर्फ एक सिगरेट की एवज में कोई जेल से भागा हुआ मुजरिम जिसे मृत्युदंड मिला हो, वो किसी पुलिस वाले के सामने अपनी हकीकत बयान करेगा? और दूसरा सवाल, क्या किसी जेल से भागा हुआ कैदी उसी जेल के सुरक्षा कर्मी या गार्ड के घर जाएगा जिस जेल से वो भागा हो? और यहाँ पे एक चीज और मैं साफ कर दूं कि वो अनजाने में उस सुरक्षा कर्मी के घर नहीं पहुंचा था, वो जानते बूझते उस सुरक्षा कर्मी के घर पहुंचा था, उस जेल सुरक्षा कर्मी के घर पहुंचा था जिस जेल से वो कुछ ही समय पहले भागा था। जहां तक मेरा मानना है, आपके दिमाग में इन दोनों सवालों का जो जवाब तैर रहा होगा, या आपके जहन में जो जवाब आ रहा होगा, वो है नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो चलिए फिलहाल मैं आपको अपनी इसी सोच के साथ छोड़ता हूं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, और हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है आज से लगभग 75 साल पहले की, जापान के एक शहर साप्रो की। एक बड़े ही आम से दिन में एक व्यक्ति पार्क में टहल रहा था, और वहां पार्क में टहलते हुए उसने एक दूसरे अजनबी इंसान को, आ, आप औपचारिकता वश कहें या मानवता के नाते, उसने उस पार्क में टहलते हुए एक दूसरे अजनबी इंसान को एक सिगरेट ऑफर की। और उसने उसे जो वो सिगरेट की पेशकश की, वो बहुत ही आत्मीयता से की, वो उसके साथ बड़ी अच्छी तरीके से पेश आ रहा था। तो जब उस इंसान ने ये महसूस किया, ये देखा कि सामने वाला इंसान, जो कि वास्तव में एक पुलिस अधिकारी था, वो उससे बहुत ही कायदे से पेश आ रहा है, उससे बहुत ही आत्मीयता से बात कर रहा है, और उसने उसे एक सिगरेट भी ऑफर की। यहाँ पे मैं सिगरेट का जिक्र जो कर रहा हूँ, वो इस वजह से कर रहा हूँ कि हम बात कर रहे हैं 1948 के जापान की। और हमारे दर्शकों में से लगभग सभी को ये पता होगा कि 1948 का जो जापान था, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में था। वजह, सन 1945 के आसपास, या सन 1945 में जापान ने मानवीय सभ्यता की एक सबसे बड़ी विभीषिका, यानी कि परमाणु हमले को झेला था। और उसके कुछ समय बाद जापान ने अमेरिका के सामने समर्पण किया था। तो ये दोनों घटनाएं, और दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका झेल चुके जापान की स्थिति 1948 के आसपास बहुत ज्यादा दयनीय थी। और वो स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय थी कि उस समय सिगरेट जैसी आम चीज, जैसे आज हम बहुत ही आम चीज मानते हैं, उस जमाने में जापान में सिगरेट जैसी मामूली चीज को भी एक विलासिता की वस्तु या एक लग्जरी का आइटम माना जाता था। तो जब उस व्यक्ति को, उस पुलिस अधिकारी ने बड़ी ही आत्मीयता के साथ सिगरेट जैसी विलासितापूर्ण वस्तु दी, और उससे बहुत अच्छी तरह पेश आया,
तो वो शख्स भाव विभोर हो गया और वो उस पुलिस अधिकारी से अपनी हकीकत नहीं छुपा पाया। उसने उसे बताया कि मैं एक जेल से भागा हुआ कैदी हूं और मैं कोई आम कैदी नहीं हूं। मुझे जेल में जब रखा गया था तो 1946 में एक किसान की हत्या करने के आरोप में, जो साप्रो शहर था जिस शहर में ये घटना घटी, उस साप्रो शहर के जो जिला अदालत थी, उस जिला अदालत ने मुझे मृत्युदंड की सजा दी थी और मुझे साप्रो शहर की जेल में रखा गया था मृत्युदंड देने के लिए। लेकिन मैं वहां से भाग निकला। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जब इस कैदी को साप्रो जेल में रखा गया था तो ये बहुत ही कुख्यात कैदी था, जिस वजह से 6 सुरक्षा कर्मी या 6 गार्ड्स की ड्यूटी सिर्फ इस बात के लिए लगाई गई थी कि वो 24 घंटे इस कैदी पे नजर रखें। तो इस कैदी ने अपने बारे में और बताना शुरू किया और इसने बताया कि मेरा नाम है योशी सिराटोरी। योशी सिराटोरी का जन्म 31 जुलाई 1907 में जापान के एक अमोरी नाम के शहर में हुआ था। शिरातोरी के कुल 3 भाई बहन थे, जिनमें से कि ये दूसरे नंबर का था या ये मंझला था। एक इसका बड़ा भाई था, उसके बाद शिरातोरी और उसके बाद उसकी एक छोटी बहन। इसे किस्मत ही कहेंगे कि शिराटोरी जब काफी छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई और भाग्य ने यही अ, सिराटोरी के साथ अन्याय नहीं किया, बल्कि शिराटोरी की माँ अपने बड़े बेटे यानी शिराटोरी के बड़े भाई को लेकर अकीता नाम के शहर में रहने चली गई और पीछे वो शिरातोरी और उसकी छोटी बहन को अकेला छोड़ के चली गई। जब ये दोनों बच्चे अनाथ हो गए, पिता की मृत्यु हो चुकी थी और इनकी जो माँ थी वो अपने बड़े बेटे को लेकर एक दूसरे शहर में रहने के लिए चली गई थी, तो शिराटोरी और उसकी छोटी बहन को उनकी एक आंटी ने पाला। और शिराटोरी की जो आंटी थी वो एक टोफू की दुकान चलाती थी अमूरी शहर में ही। और जो ये दोनों बच्चे थे वो उसी दुकान में रहते थे और अपनी आंटी की दुकान के कामों में मदद करते थे। टोफू के बारे में मैं आपको बता दूं, ये सोया के दूध से बना हुआ एक खाद्य पदार्थ है जो बहुत कुछ पनीर जैसा होता है। तो दोनों बच्चे वहीं दुकान पे रहने लगे और दुकान पे रह के अपनी आंटी की दुकान के कामों में मदद करते थे। धीरे धीरे वक्त बीता और शीरा टोरी अब लगभग लगभग 18 साल का हो गया। अच्छा, शीरा टोरी के पिता के ऊपर कुछ कर्ज भी था, तो अपने पिता का ऋण उतारने के लिए या उस कर्ज की रकम का भुगतान करने के उद्देश्य से शीरा टोरी ने, जब लगभग वो 18 साल का हुआ, तो उसने एक रशियन जहाज पे काम करना शुरू कर दिया और इस रशियन जहाज पे ये केकड़े पकड़ने का काम करता था। कुछ सालों तक उस जहाज पे काम करने के बाद शिराटोरी वापस अमोरी शहर आया और अमोरी शहर में आके इसने शादी की और इसकी एक बेटी भी हुई। लेकिन जब ये जहाज की नौकरी छोड़ के वापस अमोरी शहर में आया और वहां रहने लगा तो बहुत जल्द ही ये वित्तीय संकटों में घिर गया। फाइनेंशियली बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं था इसका, बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक नहीं रखता था। धीरे धीरे इसे जुआ खेलने और चोरी करने की लत लग गई और ये किसी तरीके से अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था। इसी दौरान वक्त आया 3 अप्रैल 1933 का। 3 अप्रैल 1933 को शिरातोरी और उसके कुछ साथी अमोरी शहर में एक व्यापारी के गोदाम को लूटने के लिए गए।
तो जब ये वहां पे उस गोडाउन को लूटने के लिए गए, तो वहां पे क्या हुआ कि जो गोडाउन का जो मालिक था, उसका एक दत्तक पुत्र था, यानी कि उसका एक गोद लिया हुआ बेटा। तो वहां पे जो ये चोरों की टोली थी, जिसमें शीरातोरी भी शामिल था, उस चोरों की टोली की झड़प हो गई उस गोडाउन के मालिक के गोद लिए हुए बेटे से। और इसी झड़प के दौरान किसी ने उस लड़के को चाकू मार दिया, जिस वजह से उस लड़के की मौत हो गई। इस घटना के बाद शीरातोरी और इसके सारे साथी वहां से भाग निकले और 2 सालों तक ये पुलिस की पकड़ में आने से बचे रहे। लेकिन 2 साल बाद, यानी कि साल 1935 में, शीरातोरी की उस टोली का एक सदस्य पुलिस की गिरफ्त में आ गया, जिसने 3 अप्रैल 1933 को उस गोडाउन में चोरी करने की कोशिश की थी, और जिसमें उस गोडाउन के मालिक का दत्तक पुत्र मारा गया था। तो जब उस टोली का एक सदस्य पकड़ा गया, तो उसी के जरिए पुलिस शीरातोरी तक भी पहुंची और शीरातोरी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद शीरातोरी ने चोरी की बात तो कबूल कर ली थी, लेकिन वो कत्ल के इल्जाम से इनकार करता रहा। कहते हैं कि पुलिस ने उसे काफी मारा पीटा, उसे बहुत यातनाएं दी ताकि वो कत्ल का जुर्म भी कबूल कर ले, पर उसने आखिर तक उस कत्ल के जुर्म को कबूल नहीं किया और उसे एक विचाराधीन कैदी, जिसे हम अंडर ट्रायल कहते हैं, एक विचाराधीन कैदी के तौर पे अमोरी जेल में डाल दिया गया। और साथ ही साथ वहां पे अदालत की कार्रवाई चलती रही, इसे अदालत में ले जाया जाता था। वहां पे सरकारी वकील और पुलिस अपना पक्ष रखते थे, गवाह सबूत जो भी था वो अदालत में प्रस्तुत करते थे, जैसे किसी भी आम अदालत में किसी भी केस की कार्रवाई चलती है। और इसी दौरान जेल में, और ये सिर्फ अमोरी जेल का ही अ, हाल नहीं था, बल्कि 1930 40 50 के दशक में जापान की हर जेल का यही हालात थे कि वहां पे कैदियों को बहुत ही अमानवीय ढंग से रखा जाता था। यातनाएं देना, सही से कपड़े ना देना मौसम के हिसाब से, खाना सही से ना देना, कई कई घंटों तक लगातार काम करवाना, ये बहुत ही आम सा था जापान की जेलों में उस दौरान। और इधर जो शिरातोरी की जो केस में कार्रवाई चल रही थी, उसमें शिरातोरी को यह एहसास होने लगा कि जिस तरीके से सरकारी वकील केस की पैरवी कर रहे हैं, या जिस तरीके से वो उस केस को अदालत के सामने रख रहे हैं, तो उसे ये यकीन हो चला कहीं ना कहीं कि बहुत जल्द मुझे कत्ल के जुर्म में मृत्युदंड मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे दो चीजें एक साथ हुई। एक तो शिरातोरी जिस जेल में था, वहां पे जिस तरह से कैदियों के साथ व्यवहार किया जाता था, वो उस व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान था। दूसरा, उसको ये यकीन हो चला था कि बहुत जल्द मुझे मौत की सजा मिलेगी। तो इन दोनों चीजों ने शिरातोरी को जेल से भागने के लिए प्रेरित किया, और उसने ये ठान लिया कि मैं इस जेल से भाग जाऊंगा। जब एक बार ये बात उसके जहन में बैठ गई कि उसे जेल से भागना है, तो अब उसने जेल से भागने की तैयारी शुरू की। जेल से भागने की तैयारी करने के लिए उसने सबसे पहले जेल का जो नक्शा था या जो उसका लेआउट था, उसे समझने की कोशिश की। काफी हद तक वो उसे समझ गया, और साथ ही साथ वो जो जेल के जो सुरक्षा कर्मी थे या जो जेल के गार्ड थे, उनकी दिनचर्या या उनके डेली रूटीन को भी बहुत करीब से देख रहा था, उसे समझने की कोशिश कर रहा था। और उसने ये काम लगभग लगभग 6 महीने तक किया। 6 महीने की अ, मशक्कत के बाद शिरातोरी को ये चीजें कुछ चीजें समझ में आ गई कि जो गार्ड हैं, वो जो गश्त देने आते हैं या जो पेट्रोलिंग करने आते हैं, उनकी
दो पेट्रोलिंग राउंड के बीच का, या जो दो गश्त लगती है उन गश्त के बीच में 15-15 मिनट का फासला होता है। यानी कि अगर गार्ड एक बार एक जगह से गुजर गया तो फिर वो काफी देर तक, काफी देर से मतलब है 15 मिनट तक वहां पे कोई दूसरा गार्ड गश्त देने नहीं आता था। ये पहली चीज उसको समझ में आई। तो इस पे उसने ये निश्चय किया कि मेरे पास भागने के लिए सिर्फ ये 15 मिनट का ही समय है। लेकिन सिर्फ ये 15 मिनट का समय ही उसकी एक दुश्वारी या उसके सामने एक चैलेंज नहीं था, बल्कि उसे अपनी जो कोठरी जहाँ पे शिरातोरी को बंद करके रखा जाता था, उसके अलावा जेल से भागने के लिए 5 और ताले खोलने थे। तो अब उसे जेल का नक्शा और जो जेल के गार्ड थे उनकी गश्त का समय या उनकी जो दिनचर्या थी उसके बारे में काफी अच्छी जानकारी हो गई थी। अब उसे कुछ औजार चाहिए थे जिससे कि वो ताला खोल सके जेल का, और अपनी कोठरी का, या जेल के बाकी जो 5 ताले उसे खोलने थे। इसके लिए उसने क्या किया कि इन्हें जो नहाने की बाल्टियां मिलती थी, उस बाल्टी में जो तार लगे होते थे, इसने उन तारों को निकालना शुरू किया और उन तारों को इकट्ठा किया। अब शीरातोरी को जेल का नक्शा समझ में आ चुका था, जो गार्ड थे उनकी गश्त का समय समझ में आ चुका था, और उसने बाल्टी से तार भी चुरा के अपने पास रख लिए थे जिसकी मदद से वो ताला खोल के भाग सकता था। ये सारी तैयारी करने के बाद साल 1936 में एक सुबह 5:30 बजे उसने अपनी कोठरी का ताला खोला, और सुबह 5:45 तक अपनी जेल की कोठरी के अलावा के ताले के अलावा 5 और ताले खोल के, यानी कि सिर्फ 15 मिनट के अंदर 6 ताले खोल के वो जेल से भाग चुका था। लेकिन अपनी 6 महीने की मेहनत और प्लानिंग सब कुछ करने के बाद भी शिरातोरी केवल 3 दिन, या कहें कि 72 घंटे ही आजाद रह पाया। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ना तो किसी बहुत ही समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखता था, ना ही ये किसी गैंग से ताल्लुक रखता था। तो जब ये जेल से बाहर निकला तो जाहिर सी बात है इसके पास पैसे वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो इसने सोचा कि मैं अमोरी शहर के अस्पताल जाता हूँ, वहां से कुछ सामान वामान चुरा लूंगा और उस सामान को बेच के कुछ पैसों का इंतजाम कर सकता हूँ। शायद इसी सोच के तहत ये अमोरी शहर के अस्पताल पहुंचा, और अस्पताल पहुंच के जब ये वहां से चोरी करने की कोशिश कर रहा था, तभी अस्पताल के कर्मचारियों ने इसे पकड़ लिया और इसे पकड़ के वापस जेल में डाल दिया। क्योंकि जब ये जेल से भागा था तो भागते वक्त सुबह 5:30 बजे के आसपास इसने अपने जो कोठरी थी वहां पे अपने बिस्तर को इस ढंग से सजाया था या इस ढंग से सेट किया था कि बाद में आने वाले गार्ड्स को यही लग रहा था कि ये अभी भी जेल में अपनी कोठरी में कैद है और वहां पे सो रहा है। लेकिन जब पुलिस को पता चला कि ये वहां से भाग चुका है तो उन्होंने आसपास के इलाके में भी इस बात की जानकारी दी थी कि एक कैदी जेल से भाग चुका है। तो जैसे ही अस्पताल के कर्मचारियों ने इसे देखा, इसे पकड़ लिया और तुरंत पुलिस को इत्तला कर दी। जब इसको वहां से पकड़ के जेल लाया गया, वापस से अदालत में इसको पेश किया गया, तो पिछला जो कत्ल का इस पे मुकदमा पहले से चल रहा था, जो चोरी इन्होंने 3 अप्रैल 1933 को की थी, वो एक मामला चल ही रहा था। दूसरा, इसने ये जेल तोड़ के भी भाग गया था। तो इन दोनों जुर्म के एवज में इसे उम्र कैद की सजा मिल गई, और इसे उम्र कैद की सजा मिलने के बाद अमोरी जेल से निकालकर अकीता जेल में भेज दिया गया। जो अकीता शहर है वो जापान के उत्तरी इलाके में है, और इस इलाके में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है।
और अकीता जेल के भी हालात अमोरी जेल जैसे ही थे, लेकिन यहाँ पर शिरातोरी के लिए जिंदगी और ज्यादा दुश्वारियों भरी थी। उसके दो कारण थे। पहला कारण तो ये कि ये एक काफी ठंडे इलाके में जेल थी, तो यहाँ पे कैदियों को अ, गर्म कपड़े दिए जाते थे, लेकिन शीरा तोरी को, चूंकि वो जेल से भाग चुका था और एक तरह से उसने जेल से भागकर कहीं ना कहीं जेल प्रशासन को चुनौती देने की कोशिश की थी, और जब इसे अकीता शहर में भेजा गया तो वहां के जेल अधिकारियों को इस बात का पता था कि ये इंसान पहले एक बार अमोरी शहर की जेल को तोड़ के भाग चुका है। तो कहीं ना कहीं वो खुन्नस, वो नाराजगी, वो गुस्सा उन जेल कर्मचारियों के अंदर था, जिसकी वजह से इस पे काफी ज्यादा जुर्म किए जाने लगे। अ, उस जेल में हालांकि वो जेल एक सर्द इलाके में था, फिर भी इसे सर्दियों में भी गर्मियों के ही कपड़े पहनने को दिए जाते थे, नंगे फर्श पे सुला दिया जाता था। और चूंकि जेल अधिकारियों को ये बात पता थी कि ये पहले एक बारी जेल से भाग चुका है, तो इस पे कड़ी निगरानी रखी जाती थी और इसे एक खास तौर से बनाई गई जेल की कोठरी में रखा जाता था। इतना ही नहीं, इसको आम कैदियों के मुकाबले इससे ज्यादा काम करवाया जाता था। मान के चले कि अगर आम कैदियों से 12 घंटे काम कराया जा रहा है, तो इससे 14 घंटे, 16 घंटे काम करवाया जाता था, मारा पीटा जाता था। गार्ड जिसके साथ मतलब बहुत ही अमानवीय सलूक करते थे। साथ ही साथ चूंकि ये जेल से पहले भाग चुका था, इसीलिए इसे हर वक्त हथकड़ियों में जकड़ के रखा जाता था। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसे एक खास कोठरी में रखा गया था, तो उस कोठरी के बारे में मैं बताऊं तो अ, वो जो कोठरी थी, अकीता जेल की कोठरी, उस कोठरी की जो दीवारें थी वो तांबे की बनी हुई थी, बिल्कुल चिकनी सपाट दीवारें। उस कोठरी में कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक ही दरवाजा था, और उस दरवाजे के भी बाहर हर वक्त एक गार्ड का पहरा रहता था। और उस दीवार की जो छत थी वो भी काफी ऊंची थी, और उस छत में एक छोटा सा रोशनदान था। रोशनदान के ऊपर स्टील की जाली लगी हुई थी, जो कि एक लकड़ी के फ्रेम से जुड़ी हुई थी। और यहाँ पे भी शीरा तोरी के साथ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, कि जो गार्ड्स थे वो बहुत ही अमानवीय व्यवहार करते थे। धीरे धीरे वक्त बीता और दिन आया 15 जून 1942 का। 15 जून 1942 जो था, उस दिन अकीता शहर में काफी तेज तूफान आया हुआ था। यानी कि एक तूफानी रात थी, अच्छी खासी बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे और बहुत तेज हवाएं चल रही थी। लेकिन अभी तो अकीता शहर में, जो अकीता शहर की जेल थी, वहां पे असली तूफान आना बाकी था। रात के वक्त शीरा तोरी के कोठरी के बाहर जिस गार्ड की ड्यूटी थी, उसकी ड्यूटी बदली, दूसरा गार्ड आया। और इन गार्ड्स की ड्यूटी बदलने में लगभग लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त लगा। ड्यूटी बदलने के बाद जो नया गार्ड आया, जैसे ही उसने शीरा तोरी की कोठरी में झांक के देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि शीरा तोरी की कोठरी जो थी वो बिल्कुल खाली थी। उसमें उसे शीरा तोरी नजर ही नहीं आ रहा था। हालांकि एक बहुत छोटी सी कोठरी थी। गार्ड घबराया, उसने ताला खोला, ताला खोल के अंदर देखा, वाकई में कोठरी खाली थी, कोठरी में कोई भी नहीं था। गार्ड हैरान परेशान, उसने अपने अधिकारियों को जानकारी दी। अधिकारी आए, उन्होंने भी देखा, और उनके सामने दो सवाल थे। पहला, शीरा तोरी कहाँ गया? और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि शीरा तोरी अगर गायब हुआ है तो गायब कैसे हुआ? क्योंकि कोठरी में सिर्फ एक ही दरवाजा था, उसके बाहर गार्ड खड़ा हुआ था,
कोठरी का जो ताला था वो बिल्कुल सही सलामत था, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई थी। दीवार में कोई खिड़की नहीं थी, कोई रोशनदान नहीं था, कुछ नहीं था। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि शीरा तोरी दूसरी बार जेल से जो भागा वो अकीता शहर की जेल से कैसे भागा। शीरा तोरी में कई सारी खूबियां थी और कुछ खूबियां उसने अपने अंदर जेल में रहते हुए कुछ खूबियां उसने पाई थी। तो उसकी पहली खूबी तो ये थी कि वो हथकड़ियां बड़े आराम से खोल लेता था, कैसे भी हथकड़ी हो वो बड़े आराम से उन हथकड़ियों को खोल सकता था। और उसे उन हथकड़ियों को खोलने के लिए बहुत किसी औजार की जरूरत नहीं होती थी। आप मान के चलें कि एक मामूली सी पिन भी अगर उसके पास है तो वो उस पिन से भी हथकड़ियों को खोल सकता था। तो अकीता शहर की जेल से भागने के लिए शिरातोरी ने क्या किया कि जब रात को गार्ड की ड्यूटी बदल जाती थी और गार्ड की ड्यूटी बदलने के बाद शिरातोरी तो शीरातोरी जेल से अकीता शहर की जेल से भागने के लिए शीरातोरी ने क्या किया कि रात के वक्त जब गार्ड की ड्यूटी बदलती थी तो उसे वो 15 से 20 मिनट का समय मिलता था। इस 15 से 20 मिनट के समय में वो सबसे पहले अपनी हथकड़ी खोलता और तांबे की बनी अपनी कोठरी की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करता। धीरे 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 कोशिश करते करते उसने इसमें महारत हासिल कर लिया और वो हाथ और पंजों के बल उस दीवार पे किसी छिपकली की माने चढ़ते हुए छत छत पे जो कि छत पे जो रोशनदान था जो कि काफी ऊंचाई पे था वहां तक पहुंच जाता था। और धीरे धीरे जब वो उस रोशनदान तक पहुंचने लगा तो फिर उसने क्या करना शुरू किया कि उस रोशनदान की जो जाली थी जिसको एक लकड़ी के फ्रेम के साथ जोड़ा गया था, उसने उस लकड़ी के फ्रेम पे चोट करना शुरू किया। क्योंकि अकीता शहर जो था वो उत्तरी भाग में था तो वहां पे बारिश वारिश आती रहती थी जिस वजह से वो लकड़ी काफी हद तक गल रही थी। तो जब वो लकड़ी का जो फ्रेम था वो काफी कमजोर सा था, तो वो धीरे धीरे उस पर चोट कर करके उसने उस फ्रेम को इतना कमजोर कर दिया कि उसे सिर्फ एक जोर के झटके की जरूरत थी और वो फ्रेम टूट जाता। तो शीरा तोरी ने ये सारी तैयारियां की। ये उसका हर रात का रूटीन बन चुका था कि वो जैसे ही गार्ड की बदली का वक्त होता वो अपनी हथकड़ी खोलता, पंजों और पैरों के बल अ, उस दीवार पे चढ़ता, रोशनदान तक जाता, रोशनदान में चोट करता और उस रोशनदान को कमजोर करता। हालांकि उसे यकीन हो चुका था कि अब ये रोशनदान का जो फ्रेम है लकड़ी वाला वो इतना कमजोर हो चुका है कि मैं एक झटका मारूंगा और ये टूट जाएगा। लेकिन फिर भी उसने भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वहां पे उसे एक खतरा था कि अगर वो रोशनदान की खिड़की को तोड़ के रोशनदान को तोड़ के वहां से निकलता है और छत पे जब वो चलेगा तो उसकी पदचाप या फुट स्टेप्स नीचे गार्ड्स को सुनाई देंगे और वो पकड़ा जा सकता था। इसलिए उसने इंतजार किया और 15 जून 1942 की रात जब अकीता शहर में तूफान आया हुआ था उसने उस तूफान का फायदा उठाने की सोची। और उस रात जैसे ही गार्ड की ड्यूटी बदलने का समय हुआ इसने तुरंत अपनी हथकड़ी खोली, दीवार पे चढ़ा, रोशनदान के फ्रेम लकड़ी वाले फ्रेम को झटका दिया, उसे तोड़ा, बाहर निकला और ये जेल से गायब। तो इस तरह से अकीता शहर की जेल से शिरातोरी भागा और ये अपनी जिंदगी में उसने दूसरी बार जेल से भाग निकलने का कारनामा किया। और यहां से बाहर निकलने के बाद वो तकरीबन 3 महीने यहाँ वहां छुपा रहा और पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। जेल से भागने के 3 महीने बाद एक दिन अचानक शीरा तोरी
कोबायाशी नाम के एक आदमी के घर पहुंचता है। और ये जो कोबायाशी था, ये अकीता जेल का एक सुरक्षा कर्मी था। और याद रखिए, ये अकीता जेल वही जेल थी जहां पिछले कुछ समय पहले तक शीरातोरी कैद था, जहाँ के गार्ड उसे अमानवीय यातनाएं देते थे, उसे अन्य कैदियों के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा यातनाएं देते थे। तो जेल से भागने के 3 महीने बाद एक दिन अचानक शिरातोरी कोबायाशी के घर पहुंचता है। अब सवाल यह है कि वो कोबायाशी के घर क्यों पहुंचता है। तो मैं आज की कहानी को यहीं विराम देता हूं और आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं कि शिरातोरी जेल से भागने के 3 महीने बाद अचानक एक दिन कोबायाशी के घर क्यों पहुंचा, और कोबायाशी उसी जेल का एक सुरक्षा कर्मी है जिस जेल में कुछ समय पहले तक शिरातोरी कैद था और जहां पे उसके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था। तो इस बारे में आपके क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है कि शिरातोरी कोबायाशी के घर क्यों गया। हमें इंतजार रहेगा आपके जवाब का। जो भी जवाब है आपका, आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और जल्दी मुलाकात होगी इस कहानी के दूसरे भाग के साथ। कहानी है एक छलावा या हकीकत। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। और अंत में आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो देखते हैं हमारी आज की कहानी के अंत में पूछे गए सवाल का सबसे मज़ेदार जवाब कौन देता है। जल्दी हाजिर होऊंगा इस कहानी के दूसरे और अंतिम भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।